हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व में डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग है। और दो मेथड हम लोगों को पढ़ना था डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों मेथड को हम लोगों ने देख लिया है, उसके मीनिंग को भी देखा है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। ये यूनिट 5 का आपका एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन और दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रोविज़न एंड रिजर्व, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रोविज़न के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि प्रोविज़न क्या होता है। उसका कुछ पार्ट बचा था आपका पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न, यानी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पॉर्टेंस है प्रोविज़न का। ये हम बेसिकली आज जानेंगे कुछ पॉइंट के ज़रिए। इसके बाद हम आपका रिज़र्व स्टार्ट करेंगे कि रिज़र्व क्या होता है और धीरे धीरे हम जानेंगे कि कितने टाइप का रिज़र्व होता है, रिज़र्व किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। रिज़र्व के बाद टाइप्स ऑफ रिज़र्व एंड आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब भी हम देखेंगे और इस यूनिट को फिर हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रोविज़न पर ही हैं। अभी डेप्रिसिएशन हुआ हमारा, प्रोविज़न इसको हम अभी जो उसका इंपॉर्टेंस है उसको डील करेंगे। फिर हम आएंगे रिज़र्व, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिज़र्व, एंड देन फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे टाइप्स ऑफ रिज़र्व। तो उसके बाद आपका रिज़र्व भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न्स। सबसे पहले हम प्रोविज़न की बात करते हैं, क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है आपका प्रोविज़न का। डेप्रिसिएशन हो गया है, प्रोविज़न, इसके बाद रिज़र्व। तो अभी प्रोविज़न चल रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है आपका प्रोविज़न को लगाने का। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताए थे, हम प्रोविज़न बनता है नॉन लायबिलिटी के लिए, बट अमाउंट जो है उसका वो आप एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं करते हो, नहीं कर सकते, तो उसे हम प्रोविज़न कहते हैं। और प्रोविज़न का क्या इंपॉर्टेंस है, टू सर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो आपको अपने बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट पता करना है, एकदम एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ आसपास के फिगर में आपको आपका प्रॉफिट चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहेगा और एक्यूरेसी के साथ ही क्रिएट करना चाहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम आप कहोगे कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट, सारा कैलकुलेशन के साथ आपने एस्टिमेट किया कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा और 1 लाख का प्रॉफिट ही हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि आप प्रोविज़न यहाँ पर बनाते हो ताकि आप लगभग अपने ट्रू नेट प्रॉफिट तक पहुँच पाओ। तो टू सर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इससे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अगर आप सही से इनकम और सही से एक्सपेंस को कैलकुलेट करिएगा तब आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो जो आपका प्रोविज़न है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बात को ध्यान से समझिएगा। जो आपका प्रोविज़न है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी वो हर खर्चा जो आपको मैंडेटरी है देना ही है। और प्रोविज़न बनाना जो है वो लीगल नेसेसिटी भी है। आप ऐसा नहीं है कि प्रोविज़न आप नहीं बनाओगे अपने बिजनेस में, आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये सब कुछ आपको बनाना ही होता है। तो प्रोविज़न जो है वो मैंडेटरी है बनाना बिजनेस के लिए, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे प्रोविज़न क्या है, तो दूसरे एक्सपेंस की तरह ही यहाँ ट्रीट करना है। जैसे रेंट है आपका, वो भी एक्सपेंस है। जैसे आपका वेजेस है, वेजेस तो आपका खैर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये भी एक आपका एक्सपेंस है। वेजेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, ये सब कुछ जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो प्रोविज़न भी आपका जो है एक्सपेंस को, एक एक्सपेंस जो होता है आपके बिजनेस में, जो फ्यूचर में नॉन लायबिलिटी है, उसी को मेकअप करने के लिए आप प्रोविज़न बनाते हो। तो उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविज़न को डेबिट करते हो बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप मान लो कि कोई आपको नुकसान होने वाला है या कोई ऐसा एक्सपेंस होने वाला है फ्यूचर में जो आप जानते हो, लेकिन आप इसको डेबिट नहीं करोगे, तो आप मतलब इनकम में से अपना एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में नॉन लायबिलिटी है उसको अगर आप माइनस नहीं करोगे प्रोविज़न बना करके, तो
इनकम में से अगर सही तरीके से एक्सपेंस को नहीं घटाओगे तो आपका बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अदर एक्सपेंस की तरह आपको यहाँ पर प्रोविज़न को भी डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बात? तो जब आप डेबिट करोगे तो इनकम में से आप अपने एक्सपेंस को घटाओगे सही तरीके से, तो सही प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे निकल करके आएगा बिजनेस का। तो टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसलिए आपको प्रोविज़न बनाना होता है। ये इंपॉर्टेंस होता है प्रोविज़न का, ताकि क्योंकि आप इसको क्या करो, सही तरीके से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आपका टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता करना है। डेटर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपका, कि डेटर जो है उसको पैसा देना होता है बिजनेस को, क्योंकि वो आपने उधार में सामान डेटर को बेचा है और डेटर जो है वो बिजनेस को पैसा देगा। अब कुछ डेटर ऐसे भी होते हैं जो पैसा नहीं देंगे या नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप प्रोविज़न बनाओगे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये आपको बनाना होता है, और अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपको लगेगा कि मेरा 10,000 का डेटर है। जैसे देखो यहाँ पर मानते हैं कि 1,000 का आपके पास डेटर है, बिजनेस के पास डेटर है 1,000 का, डेटर्स 1,000 सॉरी 10,000 का। अब इसमें से आपको लगता है कि क्या सारा का सारा डेटर बिजनेस को पैसा दे देगा 10,000? ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ डेटर भागते हैं। तो आपको लगता है कि 10% जो है हमको प्रोविज़न बनाना चाहिए। 10% मतलब 1,000 रुपया डेटर हमको नहीं देगा, इसके लिए आप बनाएं प्रोविज़न बनाएं अपने 1,000 रुपये के लिए। अब इस प्रोविज़न को आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होगा, क्योंकि ये जो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट डेबिट करना होगा। और डेटर भी इससे कितना कम हो जाएगा, अगर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,000 का डेटर दिखा रहे हो तो 10,000 का डेटर दिखा रहे हो, तो उसमें से 1,000 तो नहीं देगा, तो डेटर है कितने का? 9,000 का ही आपका जो डेटर है वो होगा। जब 9,000 डेटर को कैलकुलेट करोगे तो मतलब आप अपने एसेट को सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, और जब आप एसेट को सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस शीट भी है, आपका जो बैलेंस शीट जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है वो भी सही तरीके से बनेगा, तो आपका जो है ये यहाँ पर सही फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कौन पता करता है? तो बैलेंस शीट पता करता है फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट कब सही होगा? जब आप जो आपका एसेट है उस पर आप प्रोविज़न, उसके लिए प्रोविज़न बनाओगे तो आपका सही तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका सही तरीके से पता चलेगा। जो आपका बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन जो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा। अगर आप प्रोविज़न बनाओगे तो दोनों चीज़ आपका लगभग एक्यूरेट होगा, एकदम ट्रू फिगर दिखाएगा। 2 पॉइंट आपका क्लियर है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है प्रोविज़न का, वो है टू प्रोवाइड फॉर नोन लॉसेस इन द फ्यूचर। तो ये क्या करता है, नोन जो लॉसेस है फ्यूचर का उसको, उसके लिए फंड प्रोवाइड करता है, और ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये पॉइंट को तो हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद है फिर आपका फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो जो भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका प्रोविज़न बनाना ज़रूरी है। जैसे अगर आप मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जान ही रहे हो, अभी आपको बताए हम, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान लीजिए कि आपका रिपेयर का खर्च है किसी एसेट के ऊपर 10,000 रुपीज़ आपको लगता है, रिपेयर का खर्च है। अब आप एक बार में ही तो नहीं दे दोगे। एसेट का मान लो कोई भी एसेट है उसका लाइफ 10 साल है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे। टोटल आपको लगता है रिपेयर इस मशीन के ऊपर या इस फर्नीचर के ऊपर 10,000 का होगा, तो आप 1,000 रुपया जो यहाँ पर फिगर है, ये 1,000 जो है यहाँ पर, ये आपका हर साल अगर आप इसका प्रोविज़न बनाओगे, यानी हर साल अपने एक्सपेंस के तौर पे इसको दिखाओगे, तो 10 सालों में धीरे धीरे ये आपका प्रोविज़न जो 1,000 आप बना रहे हो अलग से, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस साइड में डेबिट होता जाएगा, आपके इनकम से ये हटता जाएगा। तो जो भी एक्सपेंस है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी देखिए, एक बार में अगर आप 10,000 यहाँ पर डेबिट कर दोगे तो आपका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप 10,000 है, बहुत सारा मशीन होगा, उसका होगा, तो एक बार में कर दोगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा क्या? इसीलिए कोई भी चीज़ को जब राइट ऑफ किया जाता है, जब आपको जैसे 10,000 का एक्सपेंस ही है तो आप एक बार 10,000 नहीं दिखा दोगे। 10 साल है
10 से डिवाइड करो, 1,000 रुपया हटाओगे तो प्रॉफिट पे बर्डन कम पड़ेगा। तो एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर साल 1,000 1,000 1,000, एक बार ही 10,000 नहीं, हर साल 1,000 1,000 ऐसा। तो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, एक्सपेंस का यहाँ पर। तो रिपेयर जो है आपका एक्सपेंस है, 10,000 रिपेयर का खर्चा है, 1,000 हर बार हम डेबिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाता है। तो इसीलिए हम, ये आपका इंपॉर्टेंस है प्रोविज़न का, इसलिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर रिपेयर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये सब कुछ हम बनाते हैं। ये बात हुआ आपका प्रोविज़न का। अब प्रोविज़न जो है आपका बनता है नॉन लायबिलिटी के लिए, लेकिन अमाउंट उसका सर्टेन नहीं होता है। अब आते हैं रिजर्व पे। रिजर्व क्या होता है, तो ये रिजर्व जो होता है वो हम बनाते हैं अननोन लायबिलिटी के लिए, यहाँ पर हम बनाते हैं रिजर्व। अब जितना मर्जी चाहे आप उतना रिजर्व बना सकते हो, कोई सर्टेन अमाउंट इसका नहीं है। किस तरीके से रिजर्व बनता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख का बिजनेस को इनकम हुआ, जिसमें से बिजनेस अपने एक्सपेंस को घटाएगा, तब बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 10,000 का मान लीजिए बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपीज़ का। अब रिजर्व कैसे बनता है ये आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिजर्व की, तो बिजनेसमैन का कुछ खर्च होता है जो कि देना ही देना है बिजनेसमैन को, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। कुछ खर्चा बिजनेसमैन को देना ही देना है। जैसे बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर हम बात करें एक बिजनेसमैन की, बिजनेस के ऑनर की, तो पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनर होता है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ऑनर हो सकता है, 2 से लेकर 50 तक आपके ऑनर होते हैं। तो ये मान लो दोनों बिजनेस का ऑनर है। अब इसका 2 खर्चा है, इन दोनों ऑनर का 2 खर्च है। एक खर्च है फैक्ट्री का सारा खर्च, और दूसरा है ऑफिस या शोरूम का सारा खर्च। अगर 2 बिजनेसमैन इन दोनों को सारा खर्च देता है, तब जाकर के जो पैसा बचता है वो होता है आपका ऑनर का पैसा। जैसे हम आपको समझाते हैं कि हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका अभी नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके नीचे वाले पार्ट को, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है, ठीक है। अब बिजनेसमैन का क्या है, ये आपका जो रिलेटेड होता है ट्रेडिंग, वो होता है फैक्ट्री से। ट्रेडिंग जो होता है अकाउंट वो रिलेटेड होता है आपका फैक्ट्री से, और प्रॉफिट एंड लॉस होता है शोरूम से या ऑफिस से रिलेटेड आपका होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो ये पार्ट है, ये फैक्ट्री का सारा खर्च ये दोनों बिजनेसमैन दे देगा। फैक्ट्री में बहुत सारा खर्च होता है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, मजदूर को वेजेस देना है, फ्यूल का कंजम्पशन है, पावर का कंजम्पशन है, तो बहुत सारा आपका जो है एक्सपेंसेस है फैक्ट्री का। अब मान लो कि यहाँ पर सारा एक्सपेंस दे दिया, इसके बाद ऑफिस का भी खर्च देना होगा, फैक्ट्री का दे दिया यहाँ पर, अब ऑफिस का देना होगा। जितने इंप्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं सबको सैलरी वगैरह सब कुछ दे देना है यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, जितना भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको यहाँ पर देने के बाद मान लो मोटा मोटी यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट बचता है वो मान लो यहाँ पर 90,000 का होता है। ये 90,000 का नेट प्रॉफिट है। अब देखिए, एक आपका फैक्ट्री का खर्च दे दिया, दूसरा ऑफिस या शोरूम का खर्च यहाँ पर बिजनेसमैन ने दे दिया। अब जो बिजनेसमैन के पास पैसा बचा, यानी इन दोनों का जो पैसा बचा वो कितना बचा, 90,000 यहाँ पर बचा। अब बोलेगा कि इन 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर मान लो इन दोनों के बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1 का इक्वली है, तो 90,000 कैसे बटेगा, तो ये भी 45,000 रुपीज़ रखेगा और ये भी 45,000 रुपीज़ रखेगा यहाँ पर, तो दोनों रख लेगा 45,000 रुपीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। लेकिन इन दोनों ने सोचा कि अगर हम 45,000 रुपया अपने पास रख लेंगे तो बिजनेस में अगर कोई अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस के ऑनर का सोचना काम है। ये पैसा 90,000 है किसका, ये पैसा इसका है और ये पैसा जो है इसका है, इन दोनों का ये दोनों पैसा है।
अब ये दोनों सोच रहा है, मान लो इसका नाम रख देते हैं ए, ये है ए नाम इसका, उसका बी है। अब ए बी सोच रहा है कि अगर हम पूरा पैसा विड्रॉ कर लेंगे, पूरा पैसा निकाल लेंगे, तो मान लो कि बिजनेस में कोई अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, कोई भी ऐसा लायबिलिटी जिसके बारे में हमको नहीं पता। कौन सा लायबिलिटी? तो रिजर्व इज टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ अननोन लायबिलिटी। कोई भी ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, प्रोविजन तो वो है जो नोन लायबिलिटी हमको पता है, लेकिन अननोन लायबिलिटी अगर कोई क्रिएट हो जाता है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको कुछ पैसा इसमें से हटा करके रखना होगा। क्या करना होगा? इसमें से हमको कुछ पैसा हटा करके रखना होगा। तो यहां पर क्या किया कि ए और बी ने, दोनों जो बिजनेस का ओनर था, ये डिसाइड किया कि एक काम करो। क्या काम करो? कि कुछ पैसा हटा के रख दो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो जाए तो उसके लिए हमारे पास बैकअप हो, हमारे पास ताकत हो। जैसे घर पे की अगर बात कर लो आप अपने, तो आपके मम्मी पापा का जो इनकम आता होगा, मंथली सैलरी मान लो 50,000 रुपये आ रहा है, तो घर का सारा खर्च देने के बाद, जैसे बिजनेसमैन फैक्ट्री और ऑफिस का खर्च दिया, घर में भी खर्च होता है, खाने पीने का, राशन का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर का कंजम्पशन है, अगर वाटर बिल पे करते होगे तो दूध का खर्च है आपका, फल फ्रूट्स का, जो भी ए टू जेड, दवाइयों का खर्चा है, तो ये सब भी लायबिलिटी है। इन सब का खर्च दे दिया आपने, जैसे फैक्ट्री का खर्च और ऑफिस का खर्च बिजनेसमैन ने दिया, उस तरीके से आपने भी क्या किया, घर पर ये सारा खर्च को दे दिया। सारा खर्च देने के बाद क्या होता है कि थोड़ा पैसा हटा के रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है अननोन आपके घर पे। किसी का मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई अभी कोविड का ये चल रहा है तो कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसके इलाज के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो अगर आप कोई बैकअप नहीं रखोगे तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे कि जब कोई अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, कोई कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, किसी एक्सीडेंट हो जाएगा, तब आप पैसा कहाँ से इमीडिएट लाओगे? उसके लिए तो कैश चाहिए होगा। तो उसी को आप जो अलग से पैसा हटा के रखते हो, मान लो कि 50,000 में से आपने 30,000 खर्च किया, तो 20,000 अलग से आप बचा करके पैसा रखते हो, ताकि आपका जब कोई भी अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो तो आप उसमें पैसा दे सको। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, दवाइयों का खर्च है, कोई बीमारी हो गया, नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ हो सकता है। तो एक फाइनेंशियली स्ट्रांग आपको एक ताकत देता है कि जब आप अलग से पैसा जमा करके रखते हो तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि बिजनेसमैन का कितना हुआ, फैक्ट्री और ऑफिस का खर्च दे दिया, जैसे आप अपने घर का दूध दही का सारा खर्चा देने के बाद पैसा बचा, उसको रिजर्व बनाए। यहाँ पर ये बोला कि 90,000 में से हम पूरा पैसा क्यों ले लेते हैं, 10,000 रुपया जो है वो हम छोड़ देते हैं। किसके लिए? तो जो अननोन लायबिलिटी क्रिएट होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम पैसा अभी छोड़ देते हैं, ताकि यही पैसा बाद में हमको एक ताकत देगा, एक काम आएगा। तो ये पैसा जो अपने नेट प्रॉफिट में से, जो ऑनर अपना पॉकेट में जो जाता पैसा, उसमें से हटा करके 10,000 रुपये रखा, इसी को हम बोलते हैं रिजर्व। अब इसी में से रिजर्व बनता है। अब जितना टाइप का भी आपका रिजर्व है वो इसी नेट प्रॉफिट में से आपका रिजर्व बनता है। अब वो ऑनर डिसाइड कर लेंगे कि 90,000 से 10,000 रखना है, 20,000 रखना है, 50,000 रखना है, कितना रखना है, वो ऑनर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ऑनर ने डिसाइड किया कि 10,000 रुपये हम रिजर्व के तौर पे बिजनेस में छोड़ देंगे, ये पैसा को हम विड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, तो ये बन गया रिजर्व। क्लियर है बात? अब रिजर्व किधर दिखता है? तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के दिखता है, आगे धीरे धीरे समझाएंगे। तो रिजर्व की बात कर रहे थे, ये हो गया आपका रिजर्व। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा वो 10,000 तो रिजर्व में चला गया, तो 80,000 हुआ। अब 80,000 इन दोनों में बोलेगा चलो ठीक है आप बांट लेते हैं, 40,000 रुपये मेरे पास और लो 40,000 रुपये तुम रखो तुम्हारे पास। तो दोनों 40,000 रुपये रख दिए और बिजनेस को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 10,000 रुपये अलग से रख दिए। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि बताइए, जो ये अपने में से हटा करके जो पैसा ऑनर रखा है अलग अलग 10,000 रुपये, ये नेट प्रॉफिट का ही हिस्सा है जो बटना था ए और बी में, जो कि इन्होंने अलग रख दिया। तो बताइए कि ये जो रिजर्व अलग से रखा है ये किसका पैसा है? ये पैसा तो अल्टीमेटली ए और बी का ही पैसा है ना। ये पैसा किसका है? ए और बी का है। तो अगर ये रिजर्व का कहीं पर मान लो कि इस्तेमाल नहीं होता है तो अल्टीमेटली ये ऑनर में ही यानी ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? तो फिलहाल अभी 1:1 5-5 हज़ार दोनों को और मिल जाएगा। तो ये रिजर्व जो है नेट प्रॉफिट में से बना है, और नेट प्रॉफिट में से चूंकि रिजर्व बना है तो ये अल्टीमेटली रिजर्व कुछ नहीं है, ये ऑनर का ही पैसा है। देखिए सारा खर्च देने के बाद 90,000 बचा था, 90,000 से 10,000 हटा दिया, 80,000 बांटा, लेकिन 10,000 हटाया किसके पॉकेट से? ये अपने अपने पॉकेट से दोनों हटा करके रखा है। तो रिजर्व जो है वो ए और बी अल्टीमेटली ऑनर का ही पैसा है, और अगर इसका कहीं काम नहीं आता है तो ऑनर जो है ये पैसा
यही रखेगा, नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो बताइए कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल में जाके ऐड करते हैं, याद करिए बैलेंस शीट में हम कहाँ ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके ऐड करते हैं, उससे बैलेंस जो है आपका कैपिटल बढ़ जाता है। तो ये रिजर्व जो है वो भी एक तरीके से प्रॉफिट का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नेट प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तो जब आपका ये भी कहाँ दिखेगा? तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के। फिलहाल ये हम आपको रिजर्व के बारे में बताएं कि रिजर्व किस तरीके से बनता है। अब ये जो है अननोन लायबिलिटी के लिए है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है बिजनेस के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है बनाना रिजर्व, कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है बनाना। जिस तरीके से प्रोविजन बनाना लीगल नेसेसिटी है उस तरीके से आपका रिजर्व जो है अपनी मर्जी से प्रॉफिट हुआ तो बनाओ, नहीं हुआ तो नहीं बनाओ, लेकिन आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। लेकिन रिजर्व जो है अगर प्रॉफिट हुआ तो बनेगा, नहीं प्रॉफिट हुआ तो कहाँ से रिजर्व बनाओगे? अगर मान लो कि कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या कोई रिजर्व बना सकेगा? नहीं बनेगा कोई फिर रिजर्व। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक बार इसके मीनिंग को पढ़ लेते हैं कि रिजर्व इज टू बी मेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ एन अननोन लायबिलिटी। तो रिजर्व जो है वो किस रिस्पेक्ट में बनाते हैं? तो हम अननोन लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑनर। रिजर्व वो पार्ट है 10,000 का जो ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस का ऑनर ए और बी है, ये अलग से रख दिया गया है तो इसका पैसा, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी है तो इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बाद में कर देंगे, लेकिन ये पैसा को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, इसको हटा कर रखे हैं हम बिजनेस में। तो लिखता है विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड रिटेन्ड, यानी रखा जाता है विद इन द बिजनेस, और इसको हम बिजनेस के अंदर ही रखते हैं रिजर्व के तौर पे। जब लायबिलिटी क्रिएट होगा कोई भी अननोन तो हम इस पैसे को निकाल के इस्तेमाल करेंगे। Its purpose is to strengthen the financial position of the business and to meet unforeseen losses। तो ये बिजनेस को ताकत देगा, क्या देगा? स्ट्रेंथ इन दी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को ताकत देने के लिए होता है, और कोई भी अनफॉर्सिन ऐसा लॉस जो हमको नहीं पता कि हो जाएगा, अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो उसको मीट करने के लिए उसके लिए यहाँ पर रिजर्व बनाया जाता है। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका रिजर्व का मीनिंग। अब रिजर्व क्या होता है तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे जनरल रिजर्व होता है जिसका पैसा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल रिजर्व होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है और अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होता है तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कि अगर आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अगर उनको कुछ हो गया, तो मान लीजिए कोई टूट फूट हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो उसके लिए भी आपको पैसा रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन का मतलब जो काम करते हैं, कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, और जो काम करते हैं अगर उनका कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए आप एक रिजर्व बनाते हो जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। सारा प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से ही, याद रखिएगा, सारा रिजर्व नेट प्रॉफिट में से ही बनता है। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आप जब कंपनी लोन लेती है, कंपनी के केस में कंपनी लोन लेती है, तो एक समय के बाद जब उनको लोन वापस करती है तो उस समय कहाँ से पैसा आएगा, तो उसके लिए रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये भी कंपनी बनाती है। तो ये टाइप का आपका रिजर्व है। फिलहाल रिजर्व बनता कहाँ से है? नेट प्रॉफिट में से बनता है। प्रॉफिट हुआ तो बनाना है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं बनाना है। कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है आपका रिजर्व बनाने का, लेकिन प्रोविजन बनाने का लीगल नेसेसिटी है। तो एक होता है आपका नॉन लायबिलिटी के लिए और अमाउंट अनसर्टेन होता है तो वो कहलाता है प्रोविजन। एक होता है आपका अननोन लायबिलिटी के लिए जो कि आपका रिजर्व होता है, और आप कितना भी रिजर्व बना सकते हो, कोई उसका अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, जितना आप प्रॉफिट में से अपना हटा के रखना चाहो उतना हटा के रख सकते हो। तो ये आपका जो है वो रिजर्व हो गया। मैंने आपको रिजर्व के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो से उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, एंड देन फिर हम टाइप्स ऑफ रिजर्व बता करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।